ओके, SST में इन इकोनॉमिक्स यू हैव दिस चैप्टर ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? इकोनॉमी होता क्या? पैसा. ओके, समबडी सेज मनी. ओके, चलिए नोट डाउन करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्या है इकोनॉमी में, पहले वो देख लेते हैं. ओके, समबडी इज सेइंग बेसिकली मनी. ओके, व्हाट एल्स? एनीथिंग एल्स? इकोनॉमी मतलब क्या होता है? पहली बात तो पैसा, किसी ने बोला पैसा. दूसरा एनी अदर थिंग? और कुछ? सो हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी के बारे में क्या जानते हो? चलो मैं बोल रहा हूं कि जीडीपी के बारे में अगर कुछ नहीं भी जानते रहोगे तो भी इकोनॉमिक के बारे में कुछ ना कुछ बता ही दोगे. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू डिफाइन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी. ठीक है, और कुछ संकेत? एक्सपेंसेस. ओके, चलिए भाई साहब एक्सपेंसेस. और भाई साहब यशमिता? इनकम. पिंकी? एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? पांडे? ऐसे पूछ रहा हूं, ये तो मतलब तुम्हारा क्या तुम्हारे मन में क्या आता है इकोनॉमी के बारे में सुनेंगे तो? देश में कितना? ओके, तो मतलब पूरा देश का खर्चा है ना. सो लेट्स से अगर मैं बोलूं कंट्री का एक्सपेंसेस. ओके, चलिए. हाँ जी, क्या होता है इकोनॉमी? व्हाट डू यू हैव एन आइडिया अबाउट इकोनॉमी? हाँ, बिजनेस. व्हाट एल्स? भाई साहब 1 घंटे क्लास में आधे घंटे लेट हो तुम. हाँ, एनीथिंग एल्स? ओके, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ये अपने आप में थोड़ा सा इनकम्प्लीट हैं. ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट्स. हाँ, ले देकर अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी मतलब पैसा ही होता है. लेकिन इकोनॉमी हम किस चीज का स्टडी कर रहे हैं? इकोनॉमी में हम उन सारी चीजों को स्टडी करते हैं. इकोनॉमिक बेसिकली आपका इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है. ठीक है, इकोनॉमिक्स इज बेसिकली सोशल साइंस. और इसमें हम उन सारी चीजों की स्टडी करते हैं जो बिकाऊ हैं. ठीक है, जैसे क्या हवा आपके लिए नेसेसरी है, लेकिन क्या वो बिकाऊ है? क्यों नहीं है? जो इतनी जरूरी है आपके लिए वो बिकाऊ क्यों नहीं है? हाँ, फ्री मतलब उसकी स्केर्सिटी नहीं है, मतलब उसकी कमी नहीं है. जितना तुमको है उतना बिल गेट्स को भी है, उतना नरेंद्र मोदी को भी है, किसी को भी है. एवरीबडी हैज द सेम अमाउंट ऑफ एयर टू ब्रीथ इन. ठीक है, हाँ, एयर की क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है बट एयर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो इसीलिए क्या हम इसमें धंधा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मतलब ये कमी नहीं है इस चीज की, सो हम इसमें धंधा नहीं कर सकते. ठीक है, वी कैन नॉट डू बिजनेस. आप डायमंड जैसी एक फालतू चीज का धंधा कर रहे हैं जिसका यूटिलिटी वैल्यू कुछ भी नहीं है. क्या विदाउट डायमंड अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं आप? वेरी इजिली. और डायमंड को कान में हम या नाक में लगाकर घूम रहे हैं बट एक्चुअली में उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, जस्ट बिकॉज इट इज स्केयर्स. ठीक है, एक कंपनी थी जिसका नाम था डी बियर्स. ओके, इस कंपनी ने डायमंड को फेमस कर दिया. भाई साहब, डायमंड की कोई यूटिलिटी नहीं है. ज्यादा से ज्यादा डायमंड की यूटिलिटी है ग्लास कटिंग में. ग्लास जो आप कट करते हैं ना, मतलब ये सब बनाने में, तो ग्लास कटिंग, और वो भी अमेरिकन डायमंड यूज होता है जो बहुत सस्ता होता है. ठीक है, नेचुरल डायमंड उसमें यूज नहीं होता है. तो नाइफ जो बनते हैं डायमंड के बनते हैं, उससे वो कटिंग होती है. खैर, ये डीबीएस कंपनी ने भाई साहब देखा कि ये बहुत स्केयर्स है. इन्होंने एक प्रचलन चलाया कि अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे होंगे तो आप उसको डायमंड दीजिए. तो लड़के भाई साहब लड़कियों को प्रपोज कर रहे हैं तो डायमंड दीजिए. ये इतना ज्यादा चल गया, आज की तारीख में भाई साहब डायमंड करोड़ों के भावों में बिक रहा है, लेकिन उसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं है. ठीक है, जिस चीज की तो जरूरी नहीं है. लोग पहले सोचते थे कि जो चीज हमारे लिए यूजफुल है, यूटिलिटी बोलते हैं. यूटिलिटी मतलब हमारे लिए कितना यूजफुल है कोई चीज, उसके ऊपर जो बिजनेस करते हैं हम उसको इकोनॉमी बोलते हैं. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी यूटिलिटी वैल्यू लगभग जीरो है लेकिन उसमें करोड़ों का धंधा हो रहा है. ठीक है, तो आपका ये डायमंड ऐसा है. तो हमारा तो डायमंड क्यों हुआ? क्योंकि डीबीयर्स को मालूम था कि भाई साहब डायमंड इज स्केयर्स, मिलता ही नहीं है, स्केयरसिटी है. एक पत्थर का टुकड़ा ही तो है. कोल जो है वो साइंटिफिकली कंप्रेस होकर भाई साहब डायमंड बन गया है इतने सालों से. उसके ऊपर इतना टेम्परेचर और प्रेशर हुआ है कि उसका पूरा अरेंजमेंट चेंज होकर इट हैज बिकम अ डायमंड. ठीक है, सो ये स्केयर्स है, इसके लिए बिक रहा है भाई साहब. तो इसीलिए जो भी चीजें जिनकी भी स्केयरसिटी होती है,
ठीक है। जिनकी भी स्केयरसिटी होती है उनको हम बोलते हैं भाई साहब दे आर नोन एज, उनका हम धंधा करते हैं, उन्हीं को हम इकोनॉमिक्स में लाते हैं, ठीक है। थिंग्स विच आर स्केयर्स, आर वी क्लियर ऑन दिस? सो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिजनेस ऑफ स्केयर्स थिंग्स, ठीक है। ये जो स्केयर्स थिंग्स हैं, जिनकी स्केयरसिटी है, उनका बेचना जाना या उनका खरीदा जाना, इसको अपन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये तमाम सारी चीजें जितने भी आपको दिख रही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जैसे एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। कॉटन प्रोडक्शन हो रहा है भाई साहब, कम्युनिकेशन, आपका इंटरनेट जो चल रहा है, आपका भाई साहब जितना भी टेली कम्युनिकेशन है वो भी, फिशिंग आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, ठीक है, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट, कारपेंट्री, ट्रेड, फूड प्रोसेसिंग, ये जो तमाम चीजें हैं ये सब के सब क्या जनरेट कर रही हैं? पैसा, ठीक है। तो ये पैसा जो जनरेट कर रही है उससे हो रहा है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो अगर आप देखोगे तो अब अगर देखेंगे हम कि फिर हम इकोनॉमी को वेरियस सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन बेसिकली डिवाइड इनटू वेरियस सेक्टर। जैसे ये कामोठे एरिया है, इसको भी अपन ने सेक्टर्स में क्यों डिवाइड किया है? व्हाई वी डिवाइड इनटू सेक्टर्स? ताकि किसी का एड्रेस लोकेट करने में आपको आसानी हो। यू आर एबल टू लोकेट द एड्रेस ऑफ अ पर्सन और अ शॉप और अ बिजनेस हाउस, व्हाटएवर, ठीक है। सो दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। इन द सेम वे द इकोनॉमी आल्सो हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। इकोनॉमी का भी वैसा सेक्टर्स में डिवीजन हुआ है, ठीक है, ओके। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 भागों में है, ठीक है। नेचर ऑफ द एक्टिविटी, एक्टिविटी का नेचर क्या है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैसे लोग उसमें एम्प्लॉयड है, एंड नेचर ऑफ ओनरशिप, नेचर ऑफ ओनरशिप, इन तीनों में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आपका नेचर ऑफ एक्टिविटी में क्या क्या है? देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। नेचर ऑफ एक्टिविटी, तो आपका नेचर ऑफ एक्टिविटी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपका आता है नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या है? तो आपका एग्रीकल्चर वगैरह है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्शन में आपका क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर में आपका बैंकिंग, ऑफिस, प्रॉपर ऑफिस जॉब्स होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। मतलब व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर? जब आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं काम करने के लिए, आपको बराबर एक टाइम पे पगार मिल जाएगी, ठीक है। 30th ऑफ द मंथ और मे बी 1st ऑफ द मंथ आपको एक पगार आ जाएगी। तो आपका भाई साहब टोटल आवर्स जो आपने पुटअप किए हैं उसके पास से की सैलरी होगी, जितनी सैलरी आपको कमिट की गई है उतनी सैलरी आपको मिलेगी। ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे होगे, ये भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, यू आर गोइंग टू गेट सर्टन बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लेमिंग दीज बेनिफिट्स। ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डूइंग योर जॉब यू आर गोइंग टू गेट योर सैलरी एंड ऑल ऑन टाइम। ये सारी चीजें हैं। तो ये आपका, अगर समझ लो भाई साहब आज आप काम पे नहीं जा पाए तो ऐसा नहीं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। सो ये सारा जो है बड़ा व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। हाँ, आपको काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आज तो कमाई हो गई, पता नहीं कल का क्या करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा हमारा कहाँ पे होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे जो लोग मजदूर होते हैं, जो लोग पेंटिंग का काम कर रहे हैं या समझ लो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कोई काम कर रहे हैं, उनको आज काम मिला है, कल काम मिला है, हो सकता है हफ्ते भर का काम है, उसके बाद उनको दूसरा काम जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। दे हैव टू थिंक अबाउट इट। प्लस जो काम उनको मिला है, चाहे वो कंप्लीट करें या ना करें, हो सकता है पैसा उनका अटका हो। आप बहुत बार सुनेंगे यार पैसा ही नहीं मिल रहा है, उधर से वो पार्टी से पैसा ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, दिस बेसिकली द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। नेचर ऑफ ओनरशिप, तो आपका भाई साहब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो लोग उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो कैसा सेक्टर है, मतलब द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट सेक्टर, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट इट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेचर ऑफ द एक्टिविटी, जो एक्टिविटी वहां पे इन्वॉल्व है, यहां पे कौन किसको एम्प्लॉय कर रहा है इससे मतलब नहीं है। जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो किस तरीके की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जो बिजनेस एक्टिविटी है वो किस तरीके का है, ठीक है। उसके हिसाब से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। जिस जगह पे हम एम्प्लॉयड हैं वो किस तरीके का है, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी नेचर ऑफ ओनरशिप, जो इसको ओन कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या क्या हो जाएगा? पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट इज द ओनर और गवर्नमेंट का मेन मकसद होता है वेलफेयर, ठीक है। करे या ना करे लेकिन मकसद वही है, वेलफेयर, ठीक है। सो इसीलिए गवर्नमेंट का सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। तो आप देखोगे गवर्नमेंट सर्विसेज में काफ़ी सारे सहूलियत रहती है, मेडिक्लेम वगैरह में, प्लस इंश्योरेंस वगैरह में, प्लस जॉब की एक सिक्योरिटी भी रहती है। ऐसा नहीं कि ताबड़तोड़ कोई निकाल देगा, आज आप जब अगर जॉब पे नहीं जा पाए तो कल आपको निकाल देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अगर हार्श डिसीजन आपके अगेंस्ट में हुआ तो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, आपकी पोस्टिंग कहीं और कर देंगे, बट दैट इज़ ऑल दैट जनरली हैपन्स, ठीक है, इफ़ यू हैव नॉट परफॉर्म्ड योर ड्यूटी टू द टी। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, पैसा इसमें ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रेस भी ज़्यादा है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका है प्राइवेट सेक्टर, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी है, ठीक है। इनको कोई मतलब नहीं है आपसे, आपके काम से मतलब है। आप ऑफिस पहुंचो, काम करो, घर जाओ, ठीक है, लेकिन आपको ये निचोड़ लेंगे, ठीक है। सो दे हैव नथिंग टू डू विथ योर लाइफ, इट्स योर लाइफ, यू डू इट, दे आर ओनली कंसर्न विद द वर्क दैट यू एक्चुअली पुट अप इन देयर सेक्टर्स, ओके। तो ये आपका दो सेक्टर्स हो गए। तो इस तरह से तो हमारे डिविजन्स क्या क्या हो गए, एज पर एक्टिविटी इट इज 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। एज पर ओनरशिप इट इज 2, पब्लिक एंड प्राइवेट, एंड एज पर एम्प्लॉयमेंट इट इज तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। एज पर एम्प्लॉयमेंट इज 2, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। सो दीज आर डिफरेंट सेक्टर्स। तो आप देखोगे ये प्राइमरी सेक्टर है, ज्यादा करके मेन अर्थ से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। जैसे अर्थ से एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिशिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, एकदम कोर जगह से जुड़ा हुआ है। तो दीज आर बेसिकली द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर दैट वी हैव, ठीक है। ओके, सो प्राइमरी सेक्टर व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिराइव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, एज आई सेड, अगर अर्थ से आप निकाल रहे हैं, ज्यादा करके हम अर्थ से ही चीजों को निकालेंगे, ठीक है, हवा में से क्या ही निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज से कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इट विल बी इन द प्राइमरी सेक्टर। सो वेदर इट इज फिशिंग, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, वेदर इट इज फॉरेस्ट्री, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे बाबा रामदेव, ठीक है, ही इज सेलिंग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। सो 4,000 करोड़ की इंडस्ट्री है भाई साहब, ज्यादा ही है, ठीक है। तो 4,000 करोड़ की इंडस्ट्री, इनका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का है, डाबर, ठीक है, इट्स एन अगेन एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। सो ये सारे जो हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। फॉरेस्ट पे बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कहीं कहीं पे इन्होंने आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया और कहीं कहीं पे नेचुरल फॉरेस्ट से वो चीजों को ला रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली बिलोंगिंग टू द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। आप जब किसको कर रहे हैं, व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिराइव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से जब आप कोई प्रोडक्ट या एक्टिविटी जनरेट करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, तो दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, ओके। देन वी हैव व्हाट पीपल, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ठीक है, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी। अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज है, अगेन फिशिंग इज ऑल्सो समथिंग दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट से आपको क्या क्या मिलते हैं, बहुत सारे हर्बल मेडिसिन आपको मिलते हैं, ठीक है, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का अच्छा खासा कीमत है, अच्छा खासा दाम है। मैं उस दिन सुन रहा था कि भाई एक मुल्तानी मिट्टी होती है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आज की तारीख में राजस्थान में वो पाया जाता है, जिसको हम भाई साहब एक साबुन बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का खर्चा आएगा आपको, ठीक है। लेकिन वही चीज़ आप अमेजन में अपलोड करके बेचेंगे तो एक अमेरिकन उसको $1000 देने में भी रेडी है। दे आर, मतलब उनमें एक क्रेज़ है, ये मुल्तानी मिट्टी का साबुन उनके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा एक क्रेज़ बन गया है, ठीक है। तो होता है भाई साहब। तो ये मुल्तानी मिट्टी, काफ़ी लोग इस बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है भाई साहब, वहाँ से मिट्टी निकाल कर एक साबुन बनाना है और साबुन को भाई साहब आप अमेजन पे बेच दीजिए। आज की तारीख में भाई साहब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आप कोई भी प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में बिकवा सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो हार्म इन इट, ठीक है। फॉरेस्ट्री से आपको और क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, ये जो आपके बैम्बूज होते हैं जिससे आप भाई साहब ये सब बांध रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो बैम्बूज जो हैं वो आपके, अभी देखो गणपति के पंडाल वगैरह बनेंगे, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको फॉरेस्ट्री में वहाँ पे भी मिल जाती है, क्योंकि बैम्बू जो होता है वो फॉरेस्ट में ही होता है, कोई एग्रीकल्चर लैंड में उगाता नहीं है इसको। आपने एक बैम्बू का ट्री लगा दिया, वो पूरा जंगल भर जाएगा, क्योंकि उसी के रूट से दूसरे 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 ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भाई साहब ये पूरा भर जाएगा, ओके। देन वी हैव माइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग ओर्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, कॉपर एक्सेट्रा। आपके जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है कॉपर से होती है, तो ये सारे आपको अर्थ से ही मिलते हैं। सो अगेन माइनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। डेयरी मतलब आपका भाई साहब डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं आपके, क्योंकि स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेजिटेरियंस, the only source of protein that they get generally is from milk and milk products, ठीक है। तो पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, तो दीज आर ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स। अगेन इसमें भी आपको किसी नेचुरल एनिमल पे इसको चलाना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ओके। सो प्राइमरी सेक्टर में आता है भाई साहब आपका एग्रीकल्चर, ठीक है।
अभी एग्रीकल्चर किन चीजों पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट चाहे जो भी हो, यहां पे जैसे कॉटन है, ठीक है, कॉटन एक प्रोडक्ट हो सकता है, शुगर केन प्रोडक्ट हो सकता है, राइस, व्हीट, कोई भी सीरियल क्रॉप्स, इट कैन बी एनीथिंग. नाउ व्हाट विल इट डिपेंड ऑन? ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन रेनफॉल, it will depend upon the amount of sunshine, and it will depend upon the climate. So whatever products you are obtaining from your agriculture, ठीक है, it will depend on these three factors primarily, ठीक है, which is very obvious. Mining जो आपका भाई साहब एक्टिविटी है, ये माइनिंग में आप डिफरेंट मिनरल्स निकालते हैं. सारे मिनरल्स सब जगह पे मिलेंगे नहीं. माइनिंग जो होती है वो पहले हमको देखना पड़ता है कहां पे क्या मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेटू है, दैट इज प्राइमरी कोल एंड आयरन रिसोर्स, ज्यादा करके आयरन वहां से मिलता है, ठीक है. सो अगर हम भाई साहब जम्मू एंड कश्मीर में जाकर माइनिंग करने लगे तो वहां से आयरन नहीं मिलेगा. जहां से जो चीज मिलती है उसके पहले आपको एक अच्छा सा होमवर्क करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील प्लांट जो है वो कहां पे लोकेटेड है? जमशेदपुर में. जमशेदपुर कहां पे लोकेटेड है भाई? बिहार में, ठीक है. तो बिहार में उस चीज को उन लोग मतलब वहीं पे वहां पे क्यों लोकेट किया है भाई साहब? उधर से निकालो, उधर से मैन्युफैक्चर करो. आयरन ओर जो होता है वो बहुत भारी होता है. अभी अगर मैं आयरन ओर कहीं से निकाल रहा हूं, उसको ट्रांसपोर्ट से लेकर जाऊंगा बहुत दूर, ऐसा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही मेरा कितना आ जाएगा, ठीक है. आप लोगों को मुंबई के बारे में क्या मालूम है? ओके, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहां पे भी है, मालूम है? पेन के आगे JSW बोलते हैं हम उसको, ठीक है. तो मुंबई में तो आयरन ओर नहीं है, तो वहां पे कैसे है? हाँ, बाहर से लाना बहुत बड़ा खर्चा है. आयरन ओर बहुत भारी होता है. किसने देखा है आयरन ओर? ये भारी होता है भाई साहब उसका एकदम से. उसमें से इतना सा आयरन निकलेगा. इतना बड़ा तुम आयरन ओर लगोगे तो उसमें से इतने सा आयरन निकलेगा. तो अभी समझो तुम ट्रक ट्रक भर के आयरन ओर निकालोगे, शायद एक दिन का प्रोडक्शन भी नहीं आएगा. तो कैसे कर रहे हैं? JSW जो स्टील है यहाँ पे, जो आयरन मैन्युफैक्चर कर रहा है, पेन के आगे ही है. अलीबाग रोड में अगर आप जाओगे तो मिलेगा, आपको दिखेगा. तो वो कहां से ला रहे हैं? हाँ, यस, समुंदर से, पोर्ट से ला रहे हैं, ठीक है. JSW का जो आयरन ओर है वो बेसिकली समुंदर जहाज से आ रहा है वो, ठीक है. यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन जहाज से आ रहा है वो, ठीक है. सो दैट इज वन थिंग. क्योंकि यहाँ पे जो है लेबर मिलना आसान है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं तो लेबर मिलना आसान है. तो उन्होंने देखा कि भाई साहब सारा चॉकआउट किया कि अगर हम यहाँ से पोर्ट से लाएंगे हमको सस्ता गिरेगा और हमको लेबर अच्छे से मिल जाएगा यहाँ पे. क्योंकि एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को चलाना मतलब वहाँ पे हज़ारों लोग काम करेंगे. ये 1000 लोगों को हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे? पहली बात तो ये है, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है. माइनिंग हो गया ये, ठीक है. ओके, देन वी हैव फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री से आपके जैसे वुड्स मिलते हैं हमको, बैम्बूज मिलते हैं, बहुत सारे हर्बल मेडिसिन मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलते हैं. सो दे आर ऑलवेज देयर. तो ये सारे आपके भाई साहब हो गए प्राइमरी सेक्टर के. तो आपका देखो प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस क्या क्या करता है. जैसे समझ लो कॉटन, जो कॉटन है जो आप उगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुंबई वॉज वंस अपॉन अ टाइम फेमस फॉर द कॉटन मिल्स. हमारे मुंबई का डेवलपमेंट कॉटन मिल्स से ही हुआ है. जब अंग्रेजों ने यहाँ पे फटाफट कॉटन उगाना चालू किया, क्योंकि देखो कॉटन नील की खेती जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. कॉटन जब जबरदस्ती का उन्होंने उगाना चालू किया तो लॉस हो रहा था जहाँ पे फर्टाइल लैंड्स है. लेकिन मुंबई में क्योंकि और कोई दूसरा एग्रीकल्चर नहीं होता है इसलिए कॉटन लगाना सही है. और कॉटन अच्छा, कॉटन का क्लाइमेट अच्छा मिलता है हमको, ठीक है. तो कॉटन से बनते हैं हमारे क्लोथ्स, ठीक है. ये क्या बता सकते हैं? हाँ, ओमेगा 3, ओके. कॉड लिवर ऑयल होता है ये बेसिकली. कॉड लिवर ऑयल मतलब फिशेस से मिलता है हमको ये, ठीक है. फिशेस में ज़्यादा करके होता है. काफ़ी अच्छा चीज़ है, सप्लीमेंट है, ओमेगा 3 बोलते हैं हम इसको, ठीक है. व्हाट इज दिस? इट हैज बीन बेसिकली फर्नीचर फ्रॉम वुड एंड ऑल, ठीक है. देन वी हैव डेयरी प्रोडक्ट्स हेयर, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक एग्स एंड ऑल, ठीक है. ये भी हमको भाई साहब एनिमल इंडस्ट्री से ही मिलता है. मतलब ये भी एक प्राइमरी सेक्टर का ही हो गया, ठीक है. सो ऑल दीज आर बेसिकली प्राइमरी सेक्टर. तो हम इनको भाई साहब ट्रांसपोर्ट कराते हैं. ये सारा जो प्राइमरी सेक्टर का माल है ये हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं टू द प्रोडक्शन हाउसेस, ठीक है. तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनको अपन बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है. ओके, वाई इज प्राइमरी सेक्टर कॉल्ड सो? यहां पे हम देखेंगे कि आंसर्स हम कैसे लिखते हैं, ठीक है. हाउ डू वी राइट द आंसर्स? सो वाई इज अ प्राइमरी सेक्टर कॉल्ड सो? व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिराइव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज. एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज ये कीवर्ड है या फ्रेज है जो आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है. व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिराइव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर. समझ में आ रहा है? ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको यूज करने ही पड़ेंगे आंसर में, ठीक है. It is called the primary sector because it forms the base of all other products that are subsequently made.
तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं इट फॉर्म्स द बेस और इट फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट आर सब्सिक्वेंटली मेड. ठीक है. टेक फॉर एग्जांपल द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. इट टेक्स प्लेस within a crop season. For the growth of cotton plant we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine. हमारी इन चीजों पे डिपेंडेंसी रहेगी. तो प्राइमरी सेक्टर की प्राइमरी डिपेंडेंसी किस पे रहेगी? रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट, इन सारी चीजों पे, नेचुरल चीजों पे डिपेंडेंसी रहेगी. ठीक है. ओके. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. ओके. अभी हम आते हैं भाई साहब सेकेंडरी सेक्टर पे. तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है? आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया. अभी रॉ मटेरियल का क्या ही अचार डालेंगे जब तक आपके पास भाई साहब प्रॉपर इंडस्ट्री या फैक्ट्री ना हो. तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स एंड वेज बाय मैन्युफैक्चरिंग. फॉर एग्जांपल आपने माइनिंग किया, माइनिंग में से आयरन ओर निकाला या एल्यूमिनियम का ओर निकाला, बॉक्साइट ओर निकाला या कॉपर का ओर निकाला. अभी इसी ओर को आप क्या करेंगे भाई साहब? फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में डालेंगे टू गेट द मेटल्स दैट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम देयर. ठीक है. सो सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. ठीक है. तो जैसे अगर आप देखोगे यहां पे कॉटन है, अभी इस कॉटन को हम हाथ से बुने या मशीन से बुने. ठीक है. तो ये आपका भाई साहब स्पिनिंग, वीविंग, ये कॉटन से हो रहा है भाई साहब. ठीक है. ऑटोमोबाइल मेकिंग है, ये भी भाई साहब आपका कैसे होगा? आयरन वगैरह जो भी आपने निकाला रहेगा, ठीक है, उससे बनता है ये ऑटोमोबाइल मेकिंग. तो आपका जो ओर्स होते हैं जो माइनिंग से आते हैं, उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या दूसरे इंडस्ट्रीज भी हैं. ठीक है. ओके. देन वी हैव पेपर मेकिंग. पेपर मेकिंग इज ऑब्वियसली फ्रॉम व्हाट? क्या हुआ? हाँ, थर्ड वाला सूझे. सेकंड, ऊपर से सेकंड. हाँ. देन वी हैव पेपर मेकिंग. व्हाट इज पेपर मेकिंग? पेपर मेकिंग मतलब आपका जो वुड से होता है, वुड से पेपर पल्प निकलता है और पेपर पल्प से हम पेपर मेकिंग करते हैं. सो ये सारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है. तो आपको देखोगे वुड में से हम वुड पल्प निकालते हैं और वुड पल्प से पेपर बनता है आपका. ठीक है. जैगरी मेकिंग. व्हाट इज जैगरी? गुड़ बनना. ठीक है. शुगर केन का बाई प्रोडक्ट है ये. ठीक है. शुगर केन का बाई प्रोडक्ट है जैगरी मेकिंग. ब्रिक्स मेकिंग, ये आपके मिट्टियों से बनता है भाई साहब, ब्रिक मेकिंग. ठीक है. सो ये सारे आपके देखो, हमारा ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये हम प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब हम नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं. इन चीजों को हम नेचर से ला रहे हैं. ठीक है. वी आर ब्रिंगिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम नेचर. दीज प्रोडक्ट्स, ओके, दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल. तो आपका अपने आप भाई साहब मट्टी से ब्रिक्स नहीं बन जाएंगे, या अपने आप भाई साहब वुड से पेपर नहीं बन जाएगा, ट्री से पेपर नहीं बन जाएगा. देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच इज रिक्वायर्ड. इसके बीच में आपको इंडस्ट्रीज लानी पड़ेंगी, इसके बीच में आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लाना पड़ेगा टू गिव द रॉ मटेरियल द डिजायर्ड फॉर्म. ठीक है. रॉ मटेरियल वुड पल्प है लेकिन उसका हम पेपर बना रहे हैं. इसी तरह से भाई साहब आपका समझ लो ब्रिक्स हैं जो मड से बन रहा है या जो सॉइल है उससे बन रहा है. सो दीज आर थिंग्स विच आर देयर. ओके. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कुड बी एट होम. ठीक है. वर्कशॉप में भी हो सकता है, होम में भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकता है. जैसे आपका चरखा बनाकर आप कॉटन बना सकते हैं, वर्कशॉप्स में भी हो सकते हैं ऐसे. ठीक है. और फैक्ट्रीज में भी हो सकते हैं जो जहां पे द अमाउंट ऑफ पीपल रिक्वायर्ड विल बी लेस. होम में आपका प्रोडक्शन होमली हो सकता है, मतलब आप बहुत बड़ा मैसिव प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. वर्कशॉप में भी ठीक है थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली फैक्ट्रीज आर द स्टोर हाउसेस और द एक्चुअल प्लेसेस वेर इन मास प्रोडक्शन हैपेंस. ठीक है. दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज. तो आपके अलग अलग इंडस्ट्रीज से भाई साहब ये रिलेटेड है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो आप सेकेंडरी सेक्टर को अलग अलग नामों से जान सकते हैं. सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इट इज ऑल्सो गोइंग बाय द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. It is also going by the name of industrial sector, manufacturing sector, industrial sector, whatever you want to call it. ठीक है. Okay. What is the significance of secondary sector in Indian economy? How does it help in the economic development in the country? ठीक है. Secondary sector भाई साहब क्या होता है? Secondary sector involves the industrial production, industrial activities, use of the materials produced in the primary sector and produce final products for consumption. ठीक है. तो आपके भाई साहब जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होते हैं वो करते क्या है? यूज ऑफ द मटेरियल्स प्रोड्यूस इन द प्राइमरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर यूज करा के क्या बनाता है भाई साहब? फाइनल प्रोडक्ट्स. इन दिस प्रोसेस इट क्रिएट्स मैसिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स.
तो ऑब्वियसली जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कोई एक दो आदमी उस इंडस्ट्री को नहीं चला सकता। किसी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो कोई एक दो आदमी उसको नहीं चला सकता, है ना। तो मैसिव स्केल पे ये होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ग्रोथ इन द प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द जीडीपी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें काफी सारा भाई साहब आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में अगर डिस्टिंग्विशिंग हो गया तो आपका भाई साहब प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना और उसको प्रोड्यूस करना। तो जैसे एग्रीकल्चर है, ठीक है, जैसे आप माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई साहब प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइनिंग, ठीक है, ओके। इट प्रोसेसेस नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहां पे सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, इनको प्रॉपर शेप एंड साइज देता है, ठीक है, इनकी यूटिलिटी वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है, और रादर मेक्स देम मोर यूजफुल। ठीक है। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू द सेकेंडरी सेक्टर। ये भाई साहब सेकेंडरी सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल्स। इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी एक्टिविटीज इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर। भाई साहब सेकेंडरी सेक्टर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। हम जब माइनिंग कर रहे हैं, अभी देखो समझो, इतना बड़ा ओर लाओगे ना तो इतू सा आयरन निकलेगा उसमें, तो क्या मैं उस ओर को नहीं निकालूं? अगर मैं ये रिजल्ट सोचकर इतने बड़े ओर को नहीं निकालूं तो क्या मैं आयरन बना सकता हूं, ठीक है। तो हम यहां पे इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंडेंसी नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर में इतनी सा आयरन निकलेगा, ये सोचकर अगर मैं आयरन ओर को ना निकालूं तो आई विल नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट आयरन ओर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। अभी प्राइमरी सेक्टर जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, सेकेंडरी सेक्टर की दुनिया उसी से चलती है। ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन दिस सेक्टर इंडिकेट्स अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अभी ये ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन दिस सेक्टर इंडिकेट्स अंडर डेवलप्ड। जितने भी आपके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ज्यादा करके देखा जाता है प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। चलो कंट्रीज की बात छोड़ दो, सिंपल मुंबई का एग्जांपल ले लो। मुंबई में एग्रीकल्चर कितना है, कितने लोगों को आपने एग्रीकल्चर में देखा है? भैंस का तबेला देखा है, गाय का तबेला देखा है? नहीं। तो मतलब हार्डली एग्रीकल्चर या माइनिंग से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत कम, ठीक है, बहुत ही कम। यहां पे ज्यादा करके आपके टर्शियरी सेक्टर के जॉब्स हैं, ठीक है। लेकिन इज मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? यस इट इज। इज इट जनरेटिंग द मैक्सिमम मनी फॉर इंडिया? यस इट इज, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी देश हैं जहां पे प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, प्राइमरी सेक्टर से लोग उभर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर वगैरह पे डिपेंडेंसी है या माइनिंग वगैरह पे डिपेंडेंसी है, वो भाई साहब ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्राइमरी सेक्टर के साथ साथ सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में भी जॉब जनरेट होने चाहिए, ठीक है। अगर प्राइमरी सेक्टर के साथ सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जॉब्स या जनरेट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब फायदा कोई और उठा रहा है। समझ लीजिए आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन आपके मिल्स नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हाँ, इसका मतलब है कि कोई और बाहर का नेशन उसको लेकर जा रहा है। जैसे अगर आप देखो साउथ अफ्रीका देख लीजिए, विच वाज बेसिकली, या ब्राजील देख लीजिए, विच वेर साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, दे वर वंस द प्रोड्यूसर्स ऑफ डायमंड्स, बट मोस्ट ऑफ देम वेर इग्नोरेंट। मतलब वहां के लोगों को डायमंड की वैल्यू नहीं मालूम थी। ये लोग बाहर से आए, इन्होंने फटाफट भाई साहब माइंस डाला और इन्हीं लोगों को एम्प्लॉय करते हुए डायमंड का इतना बड़ा कारोबार स्टैब्लिश किया, ठीक है। सो डायमंड्स को तो उन लोग एक्सट्रैक्ट, बट साउथ अफ्रीका रिमेन्ड पुअर in spite of sitting on gold and diamond, just because they didn't have the skill sets or the knowledge about gold or diamond in international markets, they were not able to harp on the opportunity, ठीक है। सो वो अभी मतलब वही करते रह गए, वो इनके लिए निकाल कर दे रहे हैं और ये भाई साहब रातों रात रिच हो रहे हैं, ठीक है। सो ये हो जाता है कि अगर आपका बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हो जाता है किसमें, प्राइमरी सेक्टर पे, सो जनरली यू स्टे एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ज्यादा करके आप अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में रह जाते हैं, ठीक है। शिफ्ट ऑफ, आप देखो कि जापान जैसे एक जगह है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको टर्शियरी सेक्टर के जॉब्स ही मिलेंगे, प्राइमरी सेक्टर का हार्डली कोई इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेक्टर नहीं होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से प्राइमरी सेक्टर विकसित हो रहा है उस तरह से आपका सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर भी होना चाहिए। अभी डिस्प्यूट का एक मामला ये भी हो सकता है कि जैसे आपने इसमें पढ़ा हुआ है, आपके एसएसटी में पढ़ा हुआ है कि
जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट्स इन इंडिया इज एक्चुअली पंजाब, विच इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चर सेक्टर, विच इज ट्रू, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर को प्रॉपरली अलाइन किया गया है, एग्रीकल्चर को प्रॉपर मार्केट मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो वहां का जीडीपी हाइयर है, या वहां का पर कैपिटा इनकम इज हाइयर, वहां का पीसीआई हाइयर है। सो it is not that any primary sector dependent economy will always be an underdeveloped economy. It's just that if you don't know how to use it, then you certainly have higher chances of being an underdeveloped economy. So primary के साथ आपका secondary और tertiary भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। A shift of economic activities from primary to secondary sectors indicates a developing economy. So आप देखोगे जैसे जैसे एक इकोनॉमी डेवलप होगी, प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्टिंग होगी, सेकेंडरी से टर्शरी में शिफ्टिंग होगी। Example agriculture, mining and forestry. Example manufacturing and construction. So these are basically differences between primary and secondary sectors. Now we come to tertiary sectors. These are activities that help in the development of the primary and secondary sector. तो ये आपके भाई साहब जितने भी एक्टिविटीज हैं ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के एक्टिविटीज को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिटेल आउटलेट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके मॉल्स हो गए, रिटेल आउटलेट्स हो गए, ठीक है, कम्युनिकेशन ये आपके बिजनेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। देन वी हैव कॉल सेंटर्स वेर इन वी एक्चुअली एड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ कस्टमर्स और डू अ सेल, ठीक है। एंटरटेनमेंट का इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल्स वगैरह हो गए आपके, ठीक है। एजुकेशन का सेक्टर हो गया, ट्रेड बिजनेस का सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे तमाम जो है आपके टर्शरी सेक्टर में आते हैं। ये दोनों भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें जितने ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे उतना ही कंट्री डेवलप होगा, ठीक है। द मोर जॉब्स दैट अ कंट्री इज एबल टू क्रिएट ऑन द टर्शरी सेक्टर, द मोर चांसेस आर इट दैट इट विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। क्योंकि यहां जितना आपका कारोबार बढ़ेगा उतना ही हेल्प प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को इनसे मिलने वाला है, ठीक है, उतना ही हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे आप एक सिंपल सा समझो कि अभी कोई किसान है, ठीक है, कोई किसान अपना जो भी उसका अनाज है उसको वो शहर में लाता है बेचने के लिए, ठीक है। जिस व्यापारी को वो बेच रहा है उस व्यापारी ने बोला अच्छा ठीक है, हमने तो ठीक है हमने कर लिया, इसका मोल भाव कर लिया, हमने वेट भी कर लिया, अभी हम आपको चेक लिख कर देते हैं, ठीक है। अब ये किसान क्या करेगा, चेक लेगा, घर जाएगा अपने बैंक में जाएगा, फिर जमा करेगा, 3-4 दिन इसी में चले जाएंगे, जब तक वो वापस जाएगा बैंक में जमा करेगा। तो ऐसे करते करते उसको पैसे आते आते 10-12 दिन लग जाएंगे, ठीक है। अगर पैसे आ गए, अगर बाउंस हो गया तो फिर ये वापस आएगा, अरे भाई बाउंस हो गया तेरा चेक, फिर ये वापस जाएगा, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में ताबड़तोड़ जैसे ये पहुंचा, भाई साहब आपके ऑनलाइन पेमेंट से इसको पेमेंट चला गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अ सिंपल फार्मर टू रिसीव हिज पेमेंट्स ऑन टाइम, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत स्पीड अप हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। सो कैसे, जैसे अगर आपका भाई साहब जो चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं वाकई में अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर हमको मिल जाए तो जल्दी वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहुंचेगा या कस्टमर एंड टू एंड कस्टमर तक पहुंचेगा। जितनी जल्दी हमारे गुड्स जो हैं कस्टमर एंड कस्टमर तक पहुंचते हैं उतनी जल्दी सारे पार्टीज जो भी इन्वॉल्व होते हैं उनको फ़ायदा है। ट्रांसपोर्ट में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनको फ़ायदा है, जो लोग ने प्रोडक्शन में काम किया है उनको फ़ायदा है, और जो लोग ने मैन्युफैक्चरिंग में उसको किया है उनको भी फ़ायदा है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स। नाउ हाउ इज एजुकेशन अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर? हाउ इज एजुकेशन अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर? इज इट अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर? ऑब्वियसली भाई साहब कोई भी इंसान पूरे आजीवन मतलब ऐसा बहुत कम ही होगा कि वो उसको कोई रोग ना हो, ठीक है। तो ये सारे हेल्थ सेक्टर है भाई साहब, ये सारी चीज़ें हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं और टर्शियरी सेक्टर से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि दे आर सपोर्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, ठीक है। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process, ठीक है। तो ये अपने आप से कोई गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारे जितने भी सेक्टर्स हैं वो अपने आप से कोई नया गुड नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को हेल्प कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, ठीक है। ओके, सो प्राइमरी सेक्टर हो गया भाई साहब आपका, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया, ठीक है। देन वी है बेसिकली, तो आप देखोगे टर्शियरी सेक्टर में ये सारी चीजें। इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू आर ग्रुप इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर। तो हमने यहाँ पे ग्रुपिंग तो कर दी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की 3 ग्रुपिंग कर दी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हाउएवर डजंट मीन कि भाई साहब सब अलग अलग प्रोसेस से चलेगा, ये सब एक दूसरे से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है। अगर भाई साहब कॉटन प्रोड्यूस हुआ है तो इन कॉटन का भाई साहब खेतों में ही कॉटन नहीं प्रोड्यूस हो जाएगा, खेतों में से कॉटन को निकाला जाएगा
और फिर वो फैक्ट्रीज में जाएगा जहां पे कपड़े बनेंगे, फिर वो भाई साहब ट्रांसपोर्ट से जाएगा मार्केट्स में जाएगा, मतलब जहां पे आपके मॉल्स हैं या शॉप्स हैं वहां से ये बेचे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपका, ये सारी चीजें जो चलेंगी, दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड। अभी इनको बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूरी है, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको तमाम चैनल्स फॉलो करने पड़ेंगे, फिर किसको देना है, कौन किससे आप धंधा करेंगे, ये सब के लिए फोन वगैरह की जरूरत पड़ेगी। सो ये सारी चीजें, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, फिर जो आपने प्रोडक्शन किया है उसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, गोडाउन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप माल लाए और फटाफट बिक जाएगा ऐसा तो होता नहीं है। सो यू विल हैव टू स्टोर देम इन प्रॉपर प्लेसेस, ठीक है। सो ये सारी तमाम चीजें हैं और ये सारे चीज जो है तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। Although we can divide economic activities into primary, secondary and tertiary, but the division is not as per the line, or the division is not a very strict distinction. All these are basically interconnected with each other, ठीक है, all of them are interconnected with each other, okay. Retail, communication, banking, trade, education, health, all these are basically connected, okay. Since these activities generate services rather than goods, it is also known as a service sector, ठीक है। तो इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि काफी सारे सर्विसेज जनरेटेड होते हैं, जैसे हेल्थ केयर सर्विस है, ठीक है। कोई बीमार है या कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई ट्रॉमा है, ठीक है, उसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपका इंटरनेट एक सर्विस प्रोवाइडिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक सर्विस है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको आप अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं। एजुकेशन इज ऑल्सो अ सर्विस सेक्टर, बैंकिंग इज ऑल्सो अ सर्विस सेक्टर, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली, तो यहां पे देखो कोई गुड नहीं मिल रहा, अगर कोई हॉस्पिटल जाता है तो कोई नया प्रोडक्ट लेकर नहीं आ जाएगा भाई साहब। यहां पे भाई साहब हेल्थ केयर है, उसके वो बीमार था या उसके कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा था और उसको सर्विस दी गई और फिर वो वापस आया, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी को हम अलग चीजों में, कंप्यूटर चला रहे हैं, पैनल चला रहे हैं भाई साहब, लाइट चला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, तो अलग अलग चीजों में हम उसको यूज कर रहे हैं। The products are different, services are electricity, ठीक है। So these are things which are there. Service sector also includes essential services. Essential services, जैसे आपने देखा था कोरोना के टाइम पे essential services को छूट थी, ठीक है। जैसे ऐसे सारी चीजें जो essential हैं, ठीक है, जैसे आपका डॉक्टर्स जो थे वो एक essential सर्विस में थे, मतलब कोरोना में शायद मैं और आप ना निकल पाए, लेकिन डॉक्टर्स ने के लिए कोई परहेज नहीं था, दे कैन एक्चुअली गो, उनको कार्ड दिया जाता था स्पेशल, ठीक है, बिकॉज दीज आर एसेंशियल सर्विसेज, ठीक है। देन वी हैव पर्सनल सर्विसेज, जैसे वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, ठीक है, दीज आर बेसिकली पर्सनल सर्विसेज। एंड देन वी हैव न्यू सर्विसेज लाइक इंटरनेट कैफेज, ATM, कॉल सेंटर्स, IT कंपनीज, ये आपके नए सर्विसेज हैं। ये अलग अलग टाइप के सर्विस सेक्टर्स हैं, ठीक है। हाउ आर द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट, एक्सप्लेन विथ 5 सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो एक दूसरे से कैसे ये सेक्टर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये जो 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं ये कैसे कनेक्टेड हैं। देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो पहले तो हम बात करेंगे भाई साहब क्या क्या सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ऑल दीज 3 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। जो पहले क्वेश्चन होता है ना उसी में आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं एज ए आंसर, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स, जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फूड फॉर एम्प्लॉइज in secondary sector and tertiary sector. It shows that secondary sector and tertiary sector dependence on primary sector, है ना भाई साहब। जितने भी एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज हैं ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे भाई साहब जितने भी लोग सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में हैं उनका पेट भर रहा है, वो जिंदा रह पा रहे हैं। वो जिंदा रह पाएंगे तो ही तो अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। सो दे आर शोइंग देयर डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर। Industrial activities produce instruments like tractor, fertilizer for agricultural inputs and increase production and productivity in agriculture. Here, primary sector depends upon secondary sector and tertiary sector. यहाँ पे primary sector किस पे depend कर रहा है, secondary और tertiary sector पे। Transport facilities are much required for transportation of agricultural products and industrial products. Here, primary sector and secondary sector depend on the tertiary sector. तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो प्राइमरी सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है, सेकेंडरी और टर्शियरी। Industrial sector produces trucks, autos, etc. for transportation, computer assets for proper banking activities and knowledge outsourcing. So it shows now that tertiary sector depends upon secondary sector. ठीक है? Okay. Marketization, storage and transportation inadequacy will put obstacle for farmers to link with their consumers, and their earnings will be reduced and life will be miserable. It shows that secondary sector and tertiary sector depend on primary sector. So it is said that all the sectors of economy are highly interdependent in India and also elsewhere in the world.
सारे, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी सारे कंट्रीज में ये तीनों भी सेक्टर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है, दे कैन नॉट बी डिपेंडेंट। हाउ टू नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, ठीक है। अभी जो जीडीपी आप बोलते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज वैल्यूएशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड। जैसे जो एंड प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यूएशन होती है, समझ में आ रहा है। जैसे समझ लो गेहूं है, गेहूं से बना आटा, अब इस आटे का आप रोटी बना सकते हैं, बिस्कुट भी बना सकते हैं, इसका ब्रेड भी बना सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें बन सकती हैं। तो अभी फाइनल प्रोडक्ट क्या है उसके ऊपर है। जैसे मैं अगर भाई साहब बिस्कुट देख रहा हूं तो बिस्कुट के पहले आटा, आटा के पहले भाई साहब गेहूं, इन सब चीजों को ऐड करूंगा। अगर मैं रोटी देख रहा हूं तो रोटी के पहले गेहूं, गेहूं के पहले आप रोटी के पहले आटा, आटा के पहले गेहूं, ऐसे देखूंगा मैं, ठीक है। सो एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट की आपकी वैल्यूएशन होती है, ठीक है। तो हाउ डू वी नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है इसको कैसे पता करें। प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और टर्शियरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई दिस प्रॉपरली, ठीक है। तो वैल्यूज होते हैं भाई साहब, देखो टोटल वैल्यू ऑफ कोकोनट्स, लेट्स से आपका 50,000 है, ठीक है, लेट्स से कहीं पे कोकोनट प्रोड्यूस हो रहा है और इसका टोटल वैल्यू कितना है, 50,000 है, ठीक है, ओके। 1 kg ऑफ व्हीट, अभी जैसे मैंने आपको बोला द वैल्यू ऑफ फ्लावर एंड व्हीट is not counted separately because we would be counting the values of same things a number of times। ये कैलकुलेशन में एरर क्रिएट करेगा, समझ में आ रहा है। देखो समझ लो भाई साहब यहां पे व्हीट है, व्हीट से बना फ्लावर और फ्लावर से बने भाई साहब बिस्किट्स, ठीक है। तो आप फाइनल कैलकुलेशन इसका करेंगे, ठीक है, ना कि भाई साहब फ्लावर का। फिर आप बोलेंगे इसका भी कैलकुलेशन करो, तो आप भाई साहब यहां पे फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ फ्लावर एंड व्हीट, तो ये फ्लावर और व्हीट इससे बना बिस्किट, ठीक है, तो ये बिस्किट्स बने हैं, इनका जो फाइनल वैल्यू होगा उसी को आप कंसिडरेशन में लेंगे, ना कि फ्लावर का अलग से हिसाब लगाएंगे, इसका अलग से हिसाब लगाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो देखो अगर मैं तुमको ऐसे बताऊं कि तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल में जब जा रहे हो तो एक फीस भर रहे हो, है ना, तो क्या अभी अच्छा तुम्हारा एक केमिस्ट्री का क्लास हो रहा है, तुम्हारा एक मैथ्स का क्लास हो रहा है, तुम्हारा एक साइंस का क्लास हो रहा है, तुम्हारा एक इंग्लिश का क्लास हो रहा है, तो क्या अलग अलग फीस भरोगे इन सब क्लासेस के लिए? नो, राइट। तो आप वैल्यूएशन कैसे करेंगे? भाई ये फीस है तुम्हारा, इसको भरना पड़ेगा, ये तुम क्वार्टरली भरो या जो भी है, समझ में आ रहा है ये? यू डोंट पे एज पर द क्लासेस दैट यू आर एक्चुअली अटेंडिंग, ठीक है। तो इसी तरह से द वैल्यू ऑफ फ्लावर एंड व्हीट इज नॉट काउंटेड सेपरेटली, इनका हम सेपरेट काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ सेम थिंग्स अ नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप बार बार उसी का हिसाब लगा देंगे, मतलब भाई तुम क्या, देखो अगर मैं बोलूं अच्छा इंग्लिश क्लास के लिए मेरे को 250 रुपये देना है, केमिस्ट्री क्लास के लिए मेरे को 250 रुपये देना है, ऐसा ऐसा करके मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, फिर मेरे को फीस इस तरह से डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज नॉट हाउ काउंटिंग विल हैपन। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी, उसके बेसिस पे आपकी जीडीपी की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो जैसे अगर समझ लो मेरे को ये नहीं बनाया मैंने, मेरा फाइनल प्रोडक्ट फ्लावर ही है, फ्लावर मतलब जो आटा होता है, जो आपका आशीर्वाद आटा वगैरह जो भी मिलता है, ठीक है, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, तो ये इसी पे कैलकुलेशन होगा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो 1 kg ऑफ व्हीट, एक 1 kg ऑफ व्हीट से हमको मिला 1 kg ऑफ फ्लावर, ठीक है, 1 kg गेहूं से हमको 1 kg आटा मिला जिसमें 4 पैकेट बिस्किट के मिले, ठीक है। 8 kg, ठीक है, ऑफ व्हीट गिव्स मी 10, तो आपका भाई साहब अगर व्हीट देखेंगे हम कितना है, ₹8 पर kg है, फ्लावर कितना है, ₹10 पर kg है, और बिस्किट्स कितने हैं, ₹64 पैकेट्स के। तो मेरा वैल्यूएशन किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ बिस्किट्स में होगा, ठीक है। 4 पैकेट इसके 60 रुपए के हैं, इस 60 रुपए में सब कुछ आ जाएगा, ये और ये काउंट हो रहा है। तो इसका मतलब जो बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका कितना पैसा आया, 60 माइनस 18, समझ में आ रहा है ये? दैट इज हाउ यू कैलकुलेट। आप ये नहीं करेंगे कि अच्छा ये 60 है तो भाई साहब ये 8 + 10 + 60, नो, जीडीपी की कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगी, तब आप गलत कर रहे हैं। जीडीपी क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, दिस टाइम कुड बी अ मंथ, 3 months, क्वार्टर, ईयर, व्हाटएवर, ठीक है। तो अभी जीडीपी में मैं किसको फाइनल मानूं, इसको कि इसको कि इसको, तो ये होगा फाइनल, क्योंकि इसमें इन दोनों का कॉस्ट इंक्लूड हुआ है। अगर मैं जीडीपी में इसको ऐड करूं और इसको भी ऐड करूं तो इसको भी ऐड करूं, भाई साहब बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। इन जीडीपी यू विल जस्ट ऐड दिस, जस्ट एज while studying in a school you pay your final fees not fees as per the different departments
ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, विल कीप इट टिल नाउ, टिल हेयर.